स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 13 का टॉपिक 13.1 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को स्टडी किया था। इसके दो सब टॉपिक्स बाकी थे। आज हमने इनको स्टडी करना है, जिसमें पहला टॉपिक है करंट डायरेक्शंस और दूसरा है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स। जो करंट डायरेक्शन वाला टॉपिक है, ये भी हमने इसी रेफरेंस से स्टडी करना है कि अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें करंट की क्या डायरेक्शन होती है। और जो आगे दूसरा इसका सब पार्ट है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर्स, इसमें भी हमने इसी जो मेटल कंडक्टर्स हैं इनके अंदर करंट को हमने डिटेल में स्टडी करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास ये सर्किट है और उसमें ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसी सूरत में अगर इस सर्किट में करंट ने फ्लो करना है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट करे और इस तरह से यहाँ से इन वायर से अंदर से गुजरते हुए इस रेजिस्टेंस में से गुजरे और यहाँ से वो अल्टीमेटली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में चला जाए। एक तरीका करंट के फ्लो का ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से करंट फ्लो करे तो वो इस तरह से होगा कि ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिपेल करे, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करे और यहाँ से इधर को जाए, इधर से रेजिस्टेंस में से गुजरे और यहाँ से गुजरते हुए वो यहाँ पे पहुँच जाए और पॉजिटिव साइड पे जो है वो आके बैटरी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके से भी करंट फ्लो कर सकता है। जो अर्ली साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया काम इलेक्ट्रिसिटी का, उनके ख्याल में जो करंट का फ्लो था अर्ली साइंटिस्ट की राय में ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से था और करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था अर्ली साइंटिस्ट के मुताबिक। जब बाद में मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि जो आपके पास वायर्स होती हैं वो मेटल्स की अगर बनी हैं तो मेटल्स के अंदर जो करंट का फ्लो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है और इस तरह से कुछ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से आते हैं और इस तरह से फ्लो करते हैं और हमें ये लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। तो रियलिटी ये थी, ये वाला पाथ जो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताई गई है, लेकिन अर्ली साइंटिस्ट को कुछ ऐसा लगा कि शायद करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब हम पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो करते हैं वायर्स के अंदर। देखें, आपके पास अगर फर्ज करें कि सोडियम की वायर्स अगर आपके पास बनी होती हैं, हालांकि वायर सोडियम की नहीं बनी होती लेकिन सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, उस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा। तो सोडियम के अंदर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर शेल्स के अंदर हैं, 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट पिक्चर शो की है उसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब ये जो बाकी चीज़ बची है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेटल का आयन है और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से अलहदा हो गया। मेटल्स के अंदर एक्चुअली होता ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मेटल के आयन्स के साथ किसी के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये पूरी मेटल के अंदर थ्रू आउट द मेटल जो है वो इस तरह से मूव कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको कि ये आपको सोडियम आयन्स दिखाए गए हैं ये ब्लू कलर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन है, इस डायग्राम में भी इनको ग्रीन ही शो किया गया, आल्दो के इलेक्ट्रॉन का कलर कोई नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन फिजिकली ग्रीन होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो आयन्स हैं मेटल्स के अंदर वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास ये आज़ादी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए एक्चुअल में जो करंट का फ्लो है वो इस तरह से हो रहा है और इस किस्म के फ्लो को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इस फ्लो को जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता हुआ कंसीडर करें, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर देखें आप कि आपके पास फर्ज कर लें 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर ऐसा हो कि ए से जो है वो मैं 2 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज बी पे ले जाता हूं, उस सूरत में अगर ए और बी इस चार्ज की ट्रांसफर से पहले न्यूट्रल थे तो यहां पे जो है चार्ज ट्रांसफर होने के बाद -2 कूलम चार्ज आ जाएगा और यहां पे चार्ज ट्रांसफर होने के बाद +2 कूलम चार्ज आ जाएगा। अगर इसके बरक्स हम क्या करें, हम ए और बी हमारे पास अभी भी न्यूट्रल हैं, अदर पॉसिबिलिटी हम ये करते हैं कि बी से हम -2 कूलम चार्ज जो है वो ए पे ले आते हैं। तो इस केस में बी से जब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो बी के ऊपर +2 कूलम चार्ज बच जाएगा अगर बी पहले से न्यूट्रल था, और ए के ऊपर चूंकि -2 कूलम चार्ज आया है, पहले वो न्यूट्रल था, अब उसके ऊपर -2 कूलम चार्ज हो। तो समझने वाली बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ मूव करे या नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ मूव करे, ये एक ही बात है, दोनों इफेक्ट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों के जो फिजिकल इफेक्ट्स होंगे आपको वो सारे के सारे एक जैसे नजर आएंगे। तो यानी इस बात को बताने का यहाँ मकसद ये है कि चाहे करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो करता है, लेकिन इसके फिजिकल इफेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस तरह से फ्लो करता तो इफेक्ट्स होते। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ की मूवमेंट को समझना आसान है और हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ ज़्यादा ईजी रहते हैं, हमें उनकी ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो इसलिए हम जानते हुए भी कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हम इमेजिन करते हैं कि नहीं, हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही इस तरह से मूव कर रहा है, और इस तरीके से हमें जो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, उनको समझने में थोड़ी आसानी होती है। जब हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशन का मतलब होता है एक रस्म, और रस्मी तौर पर हम यही करंट कंसीडर करते हैं विच इज कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और जो रियलिटी में करंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो एक्चुअल है। अभी तक हमने जो चीज़ स्टडी की है, हमने वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था करंट की डायरेक्शंस मेटल के हवाले से, उनको स्टडी कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आने वाले हैं जिसमें हमने स्टडी करना है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। और मकसद क्या है, पहले भी हम मेटालिक कंडक्टर में से ही करंट स्टडी कर रहे थे, लेकिन बेसिकली ये चीज़ है कि हमें अभी तक ये पता चल गया है कि मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किस तरह से है उसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। आपके ज़हन में हो सकता है ये बात हो कि जब तक मेटल के साथ आप बैटरी अप्लाई नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रुके होते हैं, और जो ही आप मेटल को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में ऐसे सीधा चलना शुरू कर देते हैं करंट का फ्लो एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर आपके ज़हन में ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिचुएशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सिचुएशन क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम बैटरी अप्लाई ना करें तो उस वक्त मटेरियल के अंदर क्या सिचुएशन होती है। जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं की, तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स के ऊपर मूव कर रहे हैं बैटरी अप्लाई करने से पहले। इनकी जो स्पीड्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड के अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ये जो लेटस के आइंस हैं इनके साथ कोलाइड भी करते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इसके साथ कोलाइड करे
उसके बाद ये यहाँ से किधर को जाएगा वो डिपेंड करता है इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाए, सपोज यहाँ से इधर को चला जाए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार कोलाइड कर रहा है लैटिस के आयंस के साथ, और हर कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और तमाम इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी वक्त पे जो वेलोसिटी है वो रैंडम है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी टाइम पे वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, यानी जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं उन तमाम में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स दो कोलिजन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर करता है ये भी उसकी लक पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कभी जल्दी कोलाइड कर जाए, कभी वो ज़्यादा देर से ज़्यादा फासला तय करे और फिर कोलिजन हो। लेकिन हम अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को सिंपल रखने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन इस तरह से नहीं है, बल्कि जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स दो कोलिजन्स के दरमियान बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इससे हम ज़्यादा आसानी से अपनी बात को समझा पाएंगे, मैं अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरह आपको बता पाऊंगा और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये चीज़ है कि फर्ज करें कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टकराने से पहले दो कोलिजन्स के दरमियान, तो एक इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन से पहले चलना शुरू किया और यहाँ जाके उसने कोलाइड किया। अब उसके बाद जो है उसकी डायरेक्शन यहाँ कोलिजन के बाद दोबारा चेंज हो जाएगी। इन रैंडम डायरेक्शंस में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कोलिजन के बाद वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन तेजी से बदल भी रहे हैं, और उनके पास जो वेलोसिटी है जो उसको हम कहते हैं कि वो रैंडम है। और वो उनके पास क्यों है? क्योंकि मटेरियल जो है उसके अंदर हीट मौजूद है। हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और उसको हम कहते हैं कि वो जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके पास वेलोसिटी है उसको हम थर्मल वेलोसिटी का नाम देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड में, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप अपने मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थर्मल वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो वैल्यू है 100 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है। अगर आप मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लें तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड में भी जा सकती है। लेकिन खाली टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन उनका जो करंट का फ्लो है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा, करंट ज़ीरो ही रहेगा। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये मटेरियल है, आप इसके अंदर इस तरह से कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन की वजह से इस डायरेक्शन में भी मूव कर जाएंगे। तो नेट फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो ज़ीरो होगा जब तक आपने बैटरी अप्लाई नहीं की होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। जब हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, यानी हमने यहाँ से जो है वो बैटरी का इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया है और इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया है, और इसको किसी सर्किट के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ से ये पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। तो अब मटेरियल के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसमें करंट का फ्लो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो होता ये है कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ डायग्राम, कि पहले इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन थी वो रेड लाइन से शो हो रही है आपके सामने, जो बिल्कुल रैंडम थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टेब्लिश होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब दो कोलिजन्स के दरमियान जो जिस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ मूव करना था उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी में थोड़ी सी चेंज करेगा, और वो यहाँ से यहाँ पहुँचने की बजाय यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। इसी तरह से तमाम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चेंज काज करेगा। अब देखें कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी रैंडम है, यानी ऑल डायरेक्शंस में है, जो रेड लाइंस शो कर रही हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना पार्ट ऐड किया है वो रैंडम नहीं है, वो हमेशा इस डायग्राम ने लेफ्ट से राइट की तरफ है, यानी सिस्टमेटिक है। एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे असरअंदाज हो रहा है।
ये जो स्मॉल पार्ट ऐड हुआ है ये सभी में ऐड हुआ है और ये एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं ये आपस में ऐड अप होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जैसे रेड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन में जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आती है उसकी वजह से उनके अंदर एक थोड़ी सी वेलोसिटी क्रिएट हो जाती है जो ब्लैक लाइन से शो हो रही है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर से अभी भी मैक्सिमम जो उनकी मोशन है वो रैंडम ही है। देखें ज्यादातर मोशन रैंडम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बिहेवियर जो एक्चुअल मोशन है वो ब्लू लाइंस शो कर रही है, उसमें थोड़ा सा बिहेवियर ये ब्लैक लाइंस वाला भी है, यानी थोड़ा सा सिस्टमेटिक बिहेवियर भी आ गया। और उस सिस्टमेटिक बिहेवियर की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा कोलिजन्स के बाद आहिस्ता 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 इस इधर से इस तरफ जो है वो ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे, मूव करना शुरू करेंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक नेट फ्लो एस्टेब्लिश हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी अब अगर यहां पे आप कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो उसमें इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी सी ज्यादा होगी उन इलेक्ट्रॉन से जो इधर से इधर आ रहे हैं और इस वजह से एक करंट का नेट फ्लो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें, हम यहां पे ये समझ सकते हैं कि जो ब्लैक लाइंस हैं ये सिस्टमैटिक वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो रेड लाइंस हैं यहाँ पे ये थर्मल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये रेड लाइंस जो हैं ये काफी बड़ी हैं और जो यहाँ पे ब्लैक लाइंस हैं ये काफी छोटी हैं। तो इसी तरह से जो मटेरियल में जब करंट का फ्लो एस्टेब्लिश हो भी जाता है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी से। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि थर्मल वेलोसिटीज तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड में होती हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर्स पर सेकंड तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होती। यानी देख लें कि इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी जो वेलोसिटी का मैक्सिमम पोर्शन है वो रैंडम ही है, लेकिन उसमें एक छोटा सा सिस्टमैटिक पार्ट ऐड होने से करंट का फ्लो एस्टेब्लिश हो गया। तो एक चीज हमने ये देखी है। दूसरी चीज ये है कि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के दरमियान और उसकी वजह से एक थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा, लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो दोबारा से उसकी वेलोसिटी जो है वो सारी की सारी रैंडम हो जाएगी। टकराने के बाद आपको नहीं पता कि उसने किधर को जाना है और टकराने के बाद उसकी फौरन जो नेक्स्ट वेलोसिटी है वो फिर से रैंडम हो जाएगी, रेड लाइन के अलोंग होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कुछ वर्क करेगा और उसके अंदर एक सिस्टमैटिक पार्ट ऐड करेगा। तो इस तरह से जो सिस्टमैटिक वेलोसिटी है उसकी जो कि किसी रुख के ऊपर है जो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, वी तक जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा और वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा और वेलोसिटी फिर से वी तक जाएगी वो सिस्टमैटिक वाली और फिर से जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की अगर एवरेज वेलोसिटी हम देखें, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, एवरेज सॉरी कहना चाहिए सिस्टमैटिक वाली एवरेज जो किसी खास डायरेक्शन में है, तो वो इन दोनों को की एवरेज लेके आएगी 0 + v/2 और वो हमारे पास v/2 के बराबर ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने हर दफा कोलाइड करना है, उसका सिस्टमैटिक पार्ट तो जीरो से दोबारा शुरू होना है। तो इस वजह से ये नहीं होगा कि 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्ज करें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हुई है, आपने बैटरी 10 मिनट और लगाई रखी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले से डबल होगी, 5 से 10 होगी, 10 से 20 होगी, 20 से 40 होगी। ऐसे नहीं होगा टाइम बढ़ाने से। पहले सेकंड के ही कुछ हिस्से में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक दफा अक्वायर कर लेंगे, सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट है, आप शायद सोच भी नहीं सकते, उसके बाद उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही रहेगी, वो टाइम के साथ इंक्रीज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स भी लगा रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इन सम सेंस यहां आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस वाले डायरेक्शन में डिक्रीज करेगी,
लेकिन जनरली ये इंक्रीज कर रही है। और ओवरऑल ये जो है टोटल देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। वो जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज है वो कहाँ जा रही है? जब इलेक्ट्रॉन ने आगे अल्टीमेटली तो कोलाइड करना है, वो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी है वो ट्रांसफर हो जाएगी लैटिस आइंस को। जो लैटिस के अंदर आइंस हैं जो कि अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर हो चुकी होगी, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑलमोस्ट उतनी ही रहनी है जितनी को बैटरी की गैर मौजूदगी में थी। लेकिन जो लैटिस के अंदर आइंस हैं इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी है। इसकी वजह से क्या होगा कि मेटल के अंदर जो आइंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क कर रहा है। वो वर्क जो है वो अपीयर हो रहा है लैटिस आइंस की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे, और उसकी वजह से मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी किसी मटेरियल में से करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि मेटल्स के अंदर करंट किस वजह से फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को देखा है कि जब मेटल के साथ आपने बैटरी अप्लाई नहीं की होती उस वक्त इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरह होती है, और जब आप बैटरी अप्लाई कर देते हैं उसके बाद उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन आती है और किस तरह करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जो है वो मटेरियल को कैसे हीट अप करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।